हेलो एप्लीकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास है ना। रामचंद्र आ चुके हैं, सुजाता आ चुके हैं, पंकज, ललित, राहुल, नितेश, उसके बाद हैं पंकज राठौर भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं? मनीष आ चुके हैं, राधे राधे, लकी आगे लाइव करें अपनी आज की क्लास स्टार्ट। केमिस्ट्री की क्लास है और केमिस्ट्री की क्लास में आज दो छोटे छोटे चैप्टर करवाने वाली हूं। क्या एक तो वाटर से पानी से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके बाद मैं आज आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगी। आपने देखा होगा, आपको दे रखा होगा PCl4CO2 है ना, H2O, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा, ऐसे आपने देखा होगा है ना। ऐसे क्वेश्चन तो दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, दोनों आज हम कवर कर लेंगे। चलो सुनो जरा, क्या वाटर, जब पानी की बात करते हैं तो तीन टाइप का पानी आप सुनने में मिलता है आपको, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। कौन कौन सा आता है वो जरा सुन लीजिए। एक आता है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर जिसको हम कहते हैं मृदु जल, सॉफ्ट वाटर जिसको हम मृदु जल कहते हैं। दूसरा आता है बच्चा हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जिसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर के बारे में पहले पढ़ा चुकी हूं मैं, हैवी वाटर जिसको हम भारी जल कहते हैं, राइट। इन तीनों पानी में डिफरेंस क्या होता है। चौथा एक होता है मिनरल वाटर, जो हमारे घर से आरओ में पीते हैं, ठीक है। चलो सुनो, क्या सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर को कठोर जल या हम आम भाषा में खारा पानी कहते हैं, जो पानी पीने में आपको हल्का सा खारा लगे, कड़वा लगे। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जो साबुन, साबुन का मतलब सोप, और डिटर्जेंट के साथ, डिटर्जेंट का मतलब होता है सर्फ, जो साबुन और सर्फ के साथ लेदर फॉर्म करे यानी झाग दे। ऐसा पानी जो साबुन और सर्फ के साथ झाग देता है और झाग देकर अच्छे से कपड़ों का मेल उतार देता है, गंदगी रिमूव कर देता है कपड़ों की, तो उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, उसको मृदु जल कहते हैं। आगे समझ में। दूसरा हार्ड वाटर जिसको कठोर जल या खारा पानी, ऐसा पानी जो सोप और डिटर्जेंट के साथ, एक तो जो चखने पे आप जब पानी को पियोगे, उसको टेस्ट करोगे तो आपके मुंह में क्या थोड़ा सा कड़वापन आएगा, खारा लगेगा। जैसे हमारे राजस्थान में चूरू झुंझुनू में होता है, कोई होगा तो पता होगा अच्छे से, राइट। वहां के लोगों को पानी आज भी खारा पानी आता है वहां पे, और कपड़े धोते हैं तो झाग वाग नहीं क्लियर करता है, मेल अच्छे से उतर नहीं पाता है कपड़ों का, शरीर का। तो ऐसा पानी जो साबुन और सर्फ के साथ झाग ना दे, झाग ना दे, जो सोप और डिटर्जेंट के साथ लेदर फॉर्म ना कर पाए, और जो पीने में कैसा लगे, कड़वा लगे, खारा लगे, उस पानी को आप क्या कहते हो, हार्ड वाटर कहते हो, उसे हम कठोर जल कहते हैं। ये दूसरे टाइप का पानी हो गया। तीसरा हैवी वाटर को हम क्या कहते हैं, हैवी वाटर को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से बनता है, D2O, है ना, याद है इसका फॉर्मूला। हाइड्रोजन का जो 2 नंबर का आइसोटोप होता है जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, H2 कहते हैं, उसी की जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो तो हमें हैवी वाटर मिलता है। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी हूं, बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। हैवी वाटर क्या होता है, कहां काम में लेते हैं, सब कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट वाटर के बारे में आपको जानना नहीं है भाई, वो पानी जो पीने में मीठा लगे, जो हमारे शरीर का मेल उतार दे, जो कपड़ों का मेल उतार दे, और जो साबुन और सर्फ के साथ झाग दे अच्छे से, उसी को सॉफ्ट वाटर, उसी को मृदु जल कहते हैं। बात यहां पे करते हैं हार्ड वाटर की, कठोर जल की, खारे पानी की। खारा पानी पीने में कड़वा लगेगा, खारा लगेगा, और साबुन और सर्फ के साथ किसी भी तरीके के झाग नहीं देगा, ये अच्छे से मेल नहीं उतर पाता है। आज भी बहुत सारे स्टेट्स जहां पे ये खारा पानी आता है। अब अच्छा हार्ड वाटर ऐसा हार्ड होता क्यों है, क्योंकि हार्ड वाटर में होती है इंप्योरिटीज। कठोर जल में होती क्या है, तो आप बताओगे हार्ड वाटर का मतलब कठोर जल, कठोर जल या खारा पानी। ये कठोर क्यों है, ये खारा पानी क्यों है बच्चा, क्योंकि इस पानी के अंदर क्या है, इस पानी के अंदर इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियां हैं, और ये जो अशुद्धियां हैं ना, यही क्या करती हैं, इसे यही ये खारा बनाती है, इसे कठोर बनाती है। अब ये इंप्योरिटीज होती किसकी है, एग्जामिनर ये पूछता है कि जो कठोर जल या खारा पानी होता है उसमें जो हार्डनेस है, हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है, कठोरता है, कठोरता का मतलब उसमें जो खारापन है ना, खारापन है, वो है किसकी वजह से, तो वो दो मेटल्स की वजह से होता है। कौन कौन सा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की इंप्योरिटीज होती है। जो कठोर जल होता है ना, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी कठोर या खारा पानी कहलाता है। अब कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है, पहली बात तो कौन कौन सी धातु की, ये दोनों क्या है, मेटल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु होती है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। अब कौन कौन सी, तो इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो होंगे सल्फेट आयंस, या तो क्या होंगे, सल्फेट आयंस होंगे। और सल्फेट आयंस कैसे बनते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 या MgSO4, तो कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की इंप्योरिटीज है। या आप बताओगे दूसरा, इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयंस हैं। कौन से हैं बच्चा, कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। या तो इनके सल्फेट आयंस की इंप्योरिटीज है, या कार्बोनेट आयंस की क्या है इंप्योरिटीज, या बच्चा इसमें है आप बताओगे बाइकार्बोनेट आयंस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव। तो बच्चा कैल्शियम की इंप्योरिटीज हो सकती हैं किस फॉर्म में, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, इस तरीके से। ऐसे ही मैग्नीशियम की हो सकती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो खारा पानी होता है या जो कठोर जल होता है, उसकी कठोरता का कारण क्या है, हार्डनेस जो होती है हार्ड वाटर में, उसका रीजन क्या है, तो आप बताओगे उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयंस, या तो होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस, या होंगे बच्चा उसमें कार्बोनेट आयंस, या उसमें क्या होंगे, आप बताओगे बच्चा यहाँ पर क्लोराइड आयंस भी हो सकते हैं। क्लोराइड आयंस भी लिख लेना, ठीक है, साथ में ये भी लिख लेना। या कैल्शियम और मैग्नीशियम के, फोर्थ पे लिख लो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे। जैसे आप बताओगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, तो इनके क्लोराइड, सल्फेट, या आप बताओगे बच्चा यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, तब उस पानी को आप खारा पानी कहते हो, ठीक है। तब उसको क्या कहते हैं, हम उसे खारा पानी कहते हैं। और यही जो खारा पानी होता है ना बच्चा, ये पानी साबुन और सर्फ के साथ झाग नहीं देता है, पीने में कड़वा लगता है, इसलिए हमने इसको हार्ड वाटर कहा। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हार्ड वाटर का मतलब हो गया जो कठोर जल है या जो खारा पानी है, इसको आप सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, यानी कि उसको पीने लायक या फिर कपड़े धोने लायक कैसे बनाते हो उसे। तो आप बताओगे बच्चा उसके अंदर की हार्डनेस को रिमूव करके, है ना, क्या करेंगे, हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। हार्ड वाटर की हार्डनेस का मतलब क्या है, उसके सल्फेट आयन को हटा देंगे, उसके बाइकार्बोनेट आयंस को हटा देंगे, उसके क्लोराइड आयंस को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी इंप्योरिटीज दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, तो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, पीने लायक बन जाएगा वो, और हमारे कपड़े धोने लायक, नहाने लायक बच जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हार्डनेस का कारण क्या था, तो हार्डनेस का कारण आपको मैंने बता दिया, आयंस की इंप्योरिटीज, किस मेटल के आयंस की, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के आयंस की इंप्योरिटीज। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसकी हार्डनेस को रिमूव करोगे। और वाटर की जो हार्डनेस होती है ना, हार्ड वाटर की जो हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, वो दो तरीके की होती है बच्चा, दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेरी का मतलब है कि जो थोड़ी देर के लिए है और जो आसानी से रिमूव हो सकती है, इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। जो स्थायी नहीं है, अस्थायी कठोरता, इसको बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। पानी में जो आपका खारा पानी है ना, उस पानी के अंदर दो तरीके की हार्डनेस होती है, दो तरीके की कठोरता होती है बच्चा। कौन कौन सी, तो आप याद रखोगे, परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, तो या तो होगी अस्थायी कठोरता या होगी स्थायी कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब है जो इजीली रिमूव हो जाए, इजीली हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। जिसमें थोड़े से एफर्ट लगाने पड़े उसको परमानेंट हार्डनेस कहेंगे, राइट। जब बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या है, तो बच्चा ऐसा पानी जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, उस कठोरता को, उस हार्डनेस को क्या कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज होंगी इस पानी में, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज होंगी इस पानी के अंदर। तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं, उस पानी की जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। बनती है परमानेंट को कहते हैं अगर उस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो हो क्लोराइड आयंस, या तो हो क्लोराइड आयंस, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड,
CaCl2 MgCl2 हो या उसमें हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस हो, तब उस हार्डनेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। उसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो यही तो मैंने पीछे लिखा बोर्ड पे। क्या लिखा था मैंने पीछे भी तो मैंने यही लिखा था कि बच्चा क्या-क्या हो आपको बताना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस हो पानी के अंदर, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हो या कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस होंगे, तो उस पानी को आप खारा पानी बोलोगे, उसको हार्ड वाटर बोलोगे। अब ये जो हार्ड वाटर की हार्डनेस है, ये दो तरीके से हो सकती है। अगर टेंपरेरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पानी के अंदर अस्थायी जो कठोरता होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो आप क्या बताओगे? वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस। और अगर पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस जैसे CaCl2 MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस हो, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो उसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछता है कि कठोर जल की अस्थायी कठोरता को कैसे रिमूव करते हैं और स्थायी कठोरता को कैसे रिमूव करते हैं। तो जरा लिखिएगा क्या-क्या लिखोगे कि सबसे पहले टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं। इसको रिमूव करने के उपाय क्या है? रिमूव का मतलब हटाना, यानी कि आप इस हार्ड वाटर को कैसे आप सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला सिंपल प्रोसेस बाय बॉइलिंग प्रोसेस। सिंपल है, उस पानी को गर्म कर दो, उस पानी को गर्म कर दो बाय बॉइलिंग प्रोसेस। गर्म करके आप उसकी टेंपरेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। दूसरा जो यहाँ पे आता है बच्चा प्रोसेस, वो आता है क्लार्क मेथड, बाय क्लार्क्स मेथड। हिंदी में लिखना क्लार्क प्रक्रिया के द्वारा, क्लार्क प्रक्रिया के द्वारा। अब क्लार्क प्रक्रिया में करते क्या है? क्या करते हैं? तो इस क्लार्क मेथड में पानी के अंदर ऐड कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या ऐड कर देते हैं बच्चा लाइम, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं। क्लार्क मेथड हल्का सा क्या होता है बस आप ये जान लो। आपसे बस एग्जाम में ये पूछेगा कि टेंपरेरी हार्डनेस का कारण क्या है, परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या है, कौन-कौन सी मेटल की इंप्योरिटीज होती है, ठीक है? कौन-कौन सी मेटल की इंप्योरिटीज होती है, ये पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव करने का प्रोसेस। सिंपली आप उस पानी को गर्म कर दो। जैसे ही आपने ऐसे पानी को गर्म किया जहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस थे, गर्म करोगे, यहां से CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी और जो बाकी की इंप्योरिटीज है ना, यहां से भी CO2 गैस गर्म करने पे बाहर निकल जाएगी। ये जो इंप्योरिटीज है ये पानी के पहले में रह जाएंगी, ऊपर के पानी को छान लो, वो पानी सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। वो पानी कैसा? वो सॉफ्ट वाटर, वो मृदु जल कहलाएगा, ठीक है? दूसरा आता है क्लार्क्स मेथड से रिमूव कर लो। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं? इस पानी को, जिस पानी में ये इंप्योरिटीज है, इसे हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के साथ, चूना डाल देते हैं क्लार्क्स मेथड में। अगेन यहां से आपका CO2 गैस, यहां से भी CO2 गैस यहां से रिमूव हो जाएगा, इंप्योरिटीज नीचे रह जाएंगी, ऊपर के पानी को छान के आप काम में ले लो, ठीक है? तो आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा? हार्ड वाटर होता क्या है? उसमें हार्डनेस किस-किस की वजह से होती है? ये आपकी टेंपरेरी हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है हार्ड वाटर की? तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए तीन प्रोसेस है बच्चा यहाँ पे। तीन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट मेथड या जियोलाइट प्रोसेस। हिंदी में सेम नाम है जियोलाइट, जियोलाइट प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में। इस जियोलाइट में क्या करते हैं? इस तरीके से एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और बीच में ऐसे स्पंज डाल देते हैं। स्पंज जानते हो आप? स्पंज जैसा फिल्टर लगाते हैं इसमें। बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, उसको हम रगड़ते हैं तो बर्तन धोने वाले जूने में सारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, आके फंस जाती हैं, है ना? और बर्तन साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही ये जियोलाइट लगाते हैं हम पानी के अंदर और ये जूने जैसा होता है, बर्तन धोने वाला स्पंज जैसा होता है। इसमें इस तरीके से इंप्योरिटीज आके फंस जाती है और इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयंस यहाँ आके फंस जाएंगे और ये जो यहाँ वाला पानी है ना बच्चा, ये वाला पानी आपका अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस पानी को आप अलग ले लो ऐसे, इस पानी को, इसी मेथड को बोलते हैं हम जियोलाइट मेथड। तो जियोलाइट मेथड से आप टेंपरेरी हार्डनेस रिमूव करोगे या परमानेंट? तो आपको बताना है परमानेंट हार्डनेस। पहला। दूसरा परमानेंट हार्डनेस रिमूव कैसे करते हैं? दूसरा प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तो बच्चा वो होता है, आप बताओगे बॉइलिंग या यूजिंग लिखना, ठीक है? बॉइलिंग या यूजिंग विद Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है बच्चा? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट से हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा। और तीसरा होता है बाय कलगोन्स मेथड। कलगोन्स मेथड अभी कलगोन्स मेथड क्या होते हैं आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, हिंदी में लिख देना कलगोन्स प्रक्रिया द्वारा। ये लो बच्चों, इन तीन तरीके से आप परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। तो ये होती है आपके पानी के अंदर हार्डनेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं तो मैंने कहा हम जनरली 4-5 टाइप का पानी सुनते हैं। चलो सारे पानी के बारे में मैं बात बता देती हूं आपको। सॉफ्ट वाटर जो हमारे नल के बल से आता है और जो साबुन और सर्फ के साथ झाग दे उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जो साबुन और सर्फ के साथ झाग ना दे और जो पीने में खारा लगता है उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और हेवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मिनरल वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं भैया, खनिज पानी क्या जिसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारे घर से निकलने वाला आरओ का पानी, इसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोराइड जो हमें चाहिए वो सब होते हैं उसके अंदर, इसलिए हम उसको मिनरल्स वाटर कहते हैं। एक होता है केमिस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं आपको इसके बारे में। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है आसुत जल, ऐसा पानी जिसका पीएच का मान 7 हो। 7 पे कोई भी चीज क्या होती है? न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, तो इसको उदासीन पानी या न्यूट्रल वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो आसुत जल हम केमिस्ट्री की लैब में डिस्टिल्ड वाटर DW हम वहां काम में लेते थे। तो ये टोटल 5 टाइप का पानी आपने जीवन में सुना होगा। तो इसमें से जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से और यहाँ से, तो ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूं, क्या होता है, कैसे बनता है, कहां काम आता है, एक्सेट्रा सब करवा चुकी हूं। तो आज हमें पढ़ना था हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होगा? खारा पानी भाई, जो पीने में खारा लगे, दांत भी पीले कर देता है। हमारे राजस्थान में चूरू जिले में आज भी लोगों के दांत पीले होते हैं बिना गुटखा बिना तंबाकू खाए भी, वो पानी की वजह से होता है, खारे पानी की वजह से, ठीक है? तो जरा सुनिए क्या कि हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है वो हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज किसकी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के आयंस की है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स के आयंस की है। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो होंगे उसमें सल्फेट आयन या होंगे बाइकार्बोनेट आयन या होंगे उसमें क्लोराइड आयन। ये तीन तरीके के आयंस होंगे। मैंने वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ से बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है? वो तो रिमूव करने में काम आता है, CaCO3 वगैरह ना। कौन सा लिखा था मैंने? गलती से साइड यहाँ पे लिख दिया था क्या? नहीं सही लिखा। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट आयन होंगे या इसमें क्लोराइड आयन होंगे या बाइकार्बोनेट आयन होंगे। अब ये जो पानी है हार्ड वाटर, इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो इसकी इंप्योरिटीज हटानी पड़ेगी आपको। अब इंप्योरिटीज दो तरीके से हटा सकते हो। अगर पानी में है टेंपरेरी हार्डनेस, टेंपरेरी टाइम के लिए है, अस्थायी कठोरता है, तो उस पानी को गर्म कर लो। पहली बात तो रीजन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेंपरेरी हार्डनेस का कारण क्या है? तो टेंपरेरी हार्डनेस का कारण होता है पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस का प्रेजेंस होना। इसको सिंपल गर्म करोगे CO2 गैस निकल जाएगी, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस पहले में रह जाएंगे, ऊपर के पानी को छान लो, आपका पानी सॉफ्ट वाटर है। उसे काम में ले लो, वो झाग देगा, सॉफ्ट वाटर है। तुम करते भी गांव में। या फिर आप उसको क्लार्क्स मेथड से दूर कर लो। क्या दूर करना है आपको? आयंस किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन। तो क्या करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसमें गर्म किया जाता है, चूना डाल दिया जाता है। आपने गांव में देखा हो तो। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, चूना पत्थर डाल के हम क्लार्क्स मेथड यूज करके वाटर की टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? आप पूछेगा आपसे कि पानी में परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन से MgCl2 CaCl2 इनकी वजह से या सल्फेट आयन CaSO4 MgSO4 की वजह से। और इसको रिमूव करने के तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है जियोलाइट प्रोसेस। कुछ नहीं, एक स्पंज जैसी स्ट्रक्चर, जूने जैसी स्ट्रक्चर पानी के अंदर डाल देते हैं और उसमें आके इंप्योरिटीज फंस जाती है, बाकी का पानी दूर कर देते हैं, इसको जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। फिर यूजिंग Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट को काम में लेके। और तीसरा बाय कलगोन्स मेथड से भी आप क्या कर सकते हो? वाटर की आप बताओगे बच्चा परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। बस ये एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं बच्चा। बस ये इतने ही एग्जाम के क्वेश्चन है वाटर से।
तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन गए। डिस्टिल वाटर क्या होता है, हेवी वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मिनरल वाटर क्या होता है ना? वाटर में हार्डनेस का रीजन क्या है, टेंपरेचर का क्या है, परमानेंट का कैसे है, टेंपरेचर को किससे रिमूव करते हैं और परमानेंट को कैसे रिमूव करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो मैंने आपको छोटा सा पार्ट करवा दिया है। अब नेक्स्ट आधे घंटे में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये सिर्फ रेलवे एनडीए सीडीएस स्टेट पीसीएस वाले बच्चे ही पढ़े जो मैं भी पढ़ा रही हूँ। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, ठीक है। हाँ भाई इतना ही मिनरल वाटर और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है वाटर में, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, राइट। चलो सुनो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हार्डनेस करवाई है मैंने सिर्फ, ठीक है। चलो अब सुनो, आपने अगर रेलवे में क्वेश्चंस देखे हो तो जैसे आपसे पूछा गया है CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जैसे CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसे आता है H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है। और आपका तमाम ये न्यूमेरिकल्स है, वैसे काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी बहुत गणित आ जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप इनको न्यूमेरिकल्स बोल देते हो, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इनके लिए पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखे होंगे आपने कि CH4 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, पानी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, SSPCl5 बहुत सारे आते हैं। कुछ एग्जांपल सात एग्जांपल मैं करवा दूंगी, बाकी आप अपने आप निकालोगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कैसे, संकरण का पता कैसे लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कौन सा होता है उसका पता कैसे लगाते हैं, संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तरीका बता देती हूँ, 8-10 एग्जांपल करवा दूंगी, बाकी आप अपने आप कर लेना, ठीक है। हिंदी में आता है कि CH4 के संकरण का नाम बताओ, हिंदी में आता है कार्बन डाइऑक्साइड के संकरण का नाम बताओ, हिंदी में आता है H2O के संकरण का नाम बताओ, अमोनिया के संकरण का नाम बताओ, कुछ भी दे सकता है। अब निकालना आएगा तो आपको कुछ भी दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनो, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल से तरीके से बताती हूँ, दो चीजें करते हैं। सबसे पहला इसमें करते क्या है, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सबसे पहले जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं आपको। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा बता के 50-100 बार बता दिया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको जो भी गिवन चीज है, जैसे CH4 है तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं, CO2 है, H2O है, कैसे निकालते हैं बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है, संख्या निकाल लेनी है, टोटल टोटल लिखा हुआ ना, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, निकाल ली होगी आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं बहुत बार बता चुकी, फिर बताएंगे आज आपको फिर से। फिर क्या करना है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आई कहां पर, 2 से लेकर 8 के बीच में। जब आप यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो अगर आए 2 से लेकर 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या कर देना है, 2 से 8 के बीच में आते हैं तो 2 से 8 को भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चा 9 से लेकर 56 के बीच में, 9 से लेकर 56 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 9 से अगर 56 के बीच में आए तो आपको 8 से डिवाइड कर देना है, आपको 8 से डिवाइड कर देना है, कर दिया। अब जो टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर उसको जोड़ लेना है, जो टोटल जो भी नंबर आएगा उसको टोटल नंबर को प्लस कर लिया आपने, कर लिया प्लस। तो अगर आपका वैल्यू आया, बच्चा कमेंट मत करो फिर कहोगे ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लिया नहीं कर पाए एग्जाम में, ठीक है। पढ़ लो, शांतनु सुनील प्रकाश सब पढ़ लो। अगर आपकी वैल्यू आई 2, बस इसके को याद रखना है आपको, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ से टोटल नंबर आया आपका 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा sp। S और p क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा चुके होंगे आपको, ठीक है। अगर वैल्यू आया 3 तो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर वैल्यू आया यहाँ पे 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर वैल्यू आया 5 तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। अगर वैल्यू आया यहाँ पे 6 तो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है। ये आपको इतना याद करना है बेटा, कैसे कैसे वैल्यू आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ और आप कर लोगे, ठीक है। 5 आया तो sp3d और 6 आया तो sp3d2 हो गया। अब मैं एक एग्जांपल दो, चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसी चीज को यहाँ पे लिखे रहो ऐसे। इतना वैल्यू आएगा, 2 आया तो संकरण कौन से टाइप का होगा, sp टाइप का। 3 आया तो sp2 टाइप का। 4 आया वैल्यू तो sp3 संकरण है, और 5 आया तो sp3d है, और 6 आया तो sp3d2 है। बस अब मैं 5 एग्जांपल दे रही हूँ, आप खुद से निकालना। सबसे ऊपर मैंने कौन सा एग्जांपल लिखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं, मीथेन लिखा ना। चलो सुनो, एग्जामिनर ने पूछा कि CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है, कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले मीथेन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब ये थोड़ी ना बच्चों वाली चीज पढ़ाऊंगी, तो कार्बन को कैसे लिखते हो, 2,4। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 लिख दिए। हाइड्रोजन में एक ही होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएंगे, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए, हां जी मैम 8 निकल गए। वैल्यू कहां आ रही है, 2 से 8 के बीच में। 2 से 8 के बीच में आती है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो जरा बताओ 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 पे कौन सा संकरण होता है, sp3। तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। ये लो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, निकाल लोगे, निकाल लोगे, बताओ आप जरा कमेंट करके, निकाल लिया। समझ में, चलो दूसरा एग्जांपल क्या लिखा था हमने, अब दूसरा एग्जांपल लिखा था हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, इसको हटा दें यहाँ से, सारे यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। CO2 क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 और 4 होता है। कार्बन का कैसे होता है, 2 और 4, तो कार्बन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो 4। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन तो हम कैसे लिखते हैं, 2 और 6 लिखते हैं ऑक्सीजन को। तो एक ऑक्सीजन में 6 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 4 और 12 प्लस कर दो, 4 और 12 कितने होते हैं, 12, 4 और 12 आपके सही है ना, एक ऑक्सीजन में 6, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 16 हो गया। अब वैल्यू कहां आया है, इस बार यहां आया वैल्यू 9 से 56 के बीच में। तो जब 16 आता है तो आप डिवाइड करोगे 8 से, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2। अब 2 पे संकरण कौन सा होता है बच्चा, sp। सही है क्या, सही करा मैंने, CH4 वाला sp आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, sp संकरण आ जाएगा। CO2 में sp आएगा ना, सही है ना, ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 और 6 6 12, कैलकुलेशन पूरा देखना आपकी, मेरी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है। तो 16 12 और 4 16 होता है, 16 8 2 sp, हां सही है एकदम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल किसका लिया था, वाटर का। अगला एग्जांपल वाटर का, H2O का आप लोग निकाल के दिखाओ फटाक से। H2O को निकालो, फिर मैं थोड़ा सा टफ देती हूं आपको, फिर थोड़े से टफ देती हूं। कैलकुलेशन में निकालना सिखा दिया, कैलकुलेशन भैया मेरी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आप लोगों की होगी, ठीक है। चलो नहीं होगा, ये मॉडल नहीं करवाते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। जो आता है वो पढ़ लो, पढ़ाया जा रहा है वो। चलिए नेक्स्ट H2O को बताओ फटाक से, H2O को बताओ फटाक से, फिर हम आपको 2-4 टफ से देते हैं। अब पानी का निकाल दो फटाक से, पानी का कौन सा आना चाहिए, तुमने बिल्कुल सही निकाला, राहुल ने सही निकाला है, प्रियांशु गलत है, प्रियांशु गलत है। नीरज कह रहे पैसे कैसे गिनती हो, वो आपका काम लिया वो मैं गिन लेती हूं, इतनी मैथ्स कमजोर नहीं है मेरी, इतनी भी कमजोर नहीं है, पैसे कैसे गिनते हैं ना। चलो H2O का कौन सा आएगा बच्चा, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन का अभी तो लिखा था, कैसे लिखते हैं ऑक्सीजन का, 2 और 6 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन एक ही है तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 8 वैल्यू इसमें आ रही है। तो 8 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 4 आ गया, 4 पे कौन सी वैल्यू है, sp3। तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया, हो गया।
चलो अब नेक्स्ट ध्यान से करना जो मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट मैंने दिया है PCl5। चलो थोड़ा देते हैं PCl5। PCl5 का करके दिखाओ। फिर तुम लोग कहते हो न्यूमेरिकल थोड़ी है, न्यूमेरिकल थोड़ी बेटा, इसलिए तो ये कांसेप्ट आना चाहिए था। बताओ फटाक से PCl5 का ध्यान से करना, ठीक है। PCl5 का हो गया, sp3 हो गया बेटा, पानी वाला हो गया, पानी कार्बन डाइऑक्साइड CH4 मीथेन का बता दिया है। PCl5 का जिन लोगों ने निकाल लिया है वो नेक्स्ट निकालेंगे अमोनिया का, NH3 का निकालेंगे। चलो फटाक से पहले इसका निकाल के दिखाओ। वोटर हो गया बेटा, लकी अभिषेक। नेक्स्ट निकालो PCl5 का कौन सा आना चाहिए। अंकल PCl5 का बता रहे हो। चलो सुनो, फास्फोरस कितने नंबर पे आता है ये तो बता देती हूँ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। कैसे निकालोगे? फास्फोरस कैसे लिखते हैं? 2 8 10 और 5 15। क्लोरीन कैसे लिखते हैं? 2 8 10 और 7। फास्फोरस 1 है तो 5 जुड़ेगा। क्लोरीन 5 है, जब एक में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 में कितने हो जाएंगे? 7 को 5 से गुणा करोगे 7 पंजे 35 होते हैं ना, तो प्लस 35 लगेगा यहाँ पे, तो टोटल कितना आ गया? 40। टोटल 40 आ गया ना, सही है। टोटल 40 आ गया, तो 40 वाली वैल्यू यहाँ आई है, तो 8 से डिवाइड करो, 40 में 8 का भाग दो तो क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। पूरा पूरा जाता है ना, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो 5 पे कौन सा संकरण है? sp3d। तो PCl5 के हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d। ये लो कुंदन गलत है, sp3। PCl5 का sp3 कहां से हो जाएगा? तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैम आप पैसे कैसे गिन लेती हो? तुम लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तुम लोग तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मेरी तो मैथ्स कभी बनी नहीं। अगर मैथ्स बनी होती तो मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री की टीचर नहीं होती, है ना। तो मैं मैथ्स पढ़ाई होती, तो मेरी मैथ्स सही नहीं है। मैं तरीका बता दिया, हो सकता है मेरे से गुणा भाग करने में गलत हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन नहीं आते हैं उससे क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दो, ठीक है। एटॉमिक मॉडल वाले से भी देखिए क्वेश्चन आपने। चलो बता दिया। अमोनिया का क्या बता रहे हो? अमोनिया का क्या होगा? चलो अमोनिया का निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे चाहिए बेटा? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? हां जी, नाइट्रोजन के कितने होंगे? 5 होंगे। 7 नंबर पे आता है तो 2 और 5 लिखते हैं। 2 और 5 लिखोगे तो नाइट्रोजन के 5 हो गए, हाइड्रोजन 3 है तो 5 + 3 करते 8 आ गया। 8 आया तो ऊपर वाले वैल्यू में, तो 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा। 4 पे संकरण कौन सा है? sp3। तो उसका संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। निकाल दिया? हां जी, कर लोगे? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आगे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो एक और करके दिखाओ आप। SF6 एक और करके दिखाओ। SF6 थोड़ा ध्यान से करना इस बार, ठीक है। SF6 इसके हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताओ। इसके हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताओ। अमोनिया का हो गया बेटा, नेक्स्ट बताओ SF6 का बताओ। वैसा ना हो तुम लोगों को 20 तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है। अब इसके लिए थोड़ा ना मैं रिस्पांसिबल होंगी कि तुम्हें ये नहीं पता कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है। कितनी बार तो पढ़ा चुकी हूं भाई, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 तक याद कर लो। 30 तक ना याद कर पाए तो 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नहीं तो केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन का कितना होता है और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फार्मूले को बैलेंस करना सिखा दो। ये कौन सा होता है? अनुराग, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हो। फार्मूला को बैलेंस करना, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा होगा SF6 में। SF6 का जैसे सही बता दिया उसको समझ में आ गया। मनीष सही बता रहा है, गुड्डू सही बता रहा है, ललित सही बता रहा है, अंकित सही बता रहा है। अरे बाबा कोई भी गलती बता रहा है, एक का तो बताओ। चलो निकालते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन 9 पे आता है, फ्लोरीन 9 पे आता है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 और 7 लिखेंगे। और क्लोरीन सल्फर 16 पे आता है तो कैसे लिखते हैं? 2 8 10 और फिर 6, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना। चलो ठीक है। सल्फर 1 है तो 1 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और F6 है इस बार, तो ये जो 1 में 7 हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे? गुणा करोगे तो 7 और 6 को गुणा करोगे आप पहले, और 7 और 6 को गुणा करते हैं तो कितना आते हैं? 42, है ना। तो 6 + 42, 42 में आप सही है ना, 42 आता है ना। 42 में आप 6 जोड़ोगे तो 48 आएगा। हां जी मैम, 48 में वैल्यू यहां आ रही है तो पहले 8 से डिवाइड करोगे। 8 से डिवाइड करते हो तो 8 × 40 और फिर 8 × 40 6 बार जाएगा तो 48 आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं। तो इसका 6 पे वैल्यू करोगे तो sp3d2 आएगा। इसका संकरण कौन सा आना चाहिए? sp3d2 आना चाहिए। ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ना, सही है ना। हां ठीक है, ओके कर लोगे सबके, सबके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 के अमोनिया का मैंने करवा दिया, बस यही आते हैं एग्जाम में घूम फिर के, घूम फिर के यही आते हैं, घूम फिर के यही आते हैं। करना कुछ नहीं है बेटा, आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। 20 तक से ही आते हैं, 20 तक ही आते हैं। और फिर क्या करना है एक बार लास्ट में बता दूं मैं आपको कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है, चाहे वो मीथेन दिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हो, वाटर दिया हो, अमोनिया दिया हो, PCl5 दिया हो, या मैं कोई भी दिया हो, कोई भी हो, KNO3 भी क्यों ना दिया हो, इसका भी निकाल लोगे। बस कितना है? 3 हो गए ना इस बार, और क्या है? एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन जोड़ देना है। अगर यहाँ पे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वैसे इतना 3 तक जाता नहीं एग्जाम में, 3 तक नहीं जाता, 2 में पूछता है, आज तक 2 में पूछे गए हैं। क्या करना है? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है, जो भी गिवन कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड का दे दे तो 2 कंपाउंड था, है ना। CH4 भी 2 था, यहाँ तक 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 भी 2, इसमें 3 आ गए। तरीका वही होगा करने का। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वैल्यू 2 से 8 के बीच आती है तो बच्चा उसे डिवाइड कर दो 2 से, जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू में आप ये रखना है। अच्छा इसको कैसे याद करोगे? 2 है तो 2 में 2 ही होगा, एक S और एक P। तो एक S होगा 2 P होगा, इसको ऐसे याद कर लो, मैं ये भी तरीका बता देती हूँ। 4 है तो P 3 होंगे, S 1 होगा। 5 है तो बच्चा S 1 होगा, P 3 होंगे, D 1 होगा। और अगर 6 है तो P 3 होंगे, D 2 होंगे। और यही तक वैल्यू आती है, यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एग्जामिनर कैसे पूछ ले आपसे, कोई भी कंपाउंड दे दे, मैं तो कह NO3 दे दे, है ना, NaNO3 दे दे आपसे, KNO3 दे दे, घर पे बैठ के निकाल लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। CCl4 दे दे, अब कुछ भी दे दे, वो तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, मुझे थोड़ी ना पता है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसे निकालोगे बेटा और ये आपका आंसर आएगा। तरीका मैंने बता दिया, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। विनोद के लॉट्स ऑफ लव मैम बिसाइड्स ऑफ माय सिस्टर ड्यू टू सी क्लियर एग्जाम। कौन सा बेटा? कौन सा एग्जाम बेटा क्लियर हो गया है? हां बेटा मुझे मैथ्स नहीं आता, तुम लोग बहुत मजाक बनाने लगे। मैंने एक बात क्या बोल दी है, मैंने एक बात क्या बोल दी, तुम मजाक बनाने लगे। मैंने मजाक में बोला कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है, देखो कहीं भी गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन में, कहीं भी मैंने गड़बड़ एक बार भी नहीं करी। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम लोगों जैसी हो, क्योंकि भाई लास्ट में 10th क्लास में मैथ्स पढ़ी थी, उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ी कभी। 10वीं क्लास में मैथ्स पढ़ी थी, अब तुम लोग दिन रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के मुकाबले में कमजोर है ना मेरी मैथ्स, समझ रहे हो आप? इसलिए मैंने कहा तुम लोग मजाक बनाने लगे हैं कि मैम आपकी तो मैथ्स सच में कमजोर है। क्या करना है मुझे मैथ्स स्ट्रांग करके, है ना। आप लोगों की होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए मैथ्स स्ट्रांग, आप लोग करो अपनी मैथ्स स्ट्रांग। चलो बच्चों, तो आज मैंने वाटर की हार्डनेस बता दी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया, बिल्कुल छोटे-छोटे चैप्टर थे, कभी-कभी रेलवे में से क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो हमने आपको बता दिया है बेटा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। संजय कह रहे बहुत सही मैम, कमेंट इग्नोर करते हो, किसका कमेंट? एक ही हो क्या? आप आपका कमेंट पढ़ूं मैं, इतने सारे बच्चे हैं। मैम चेतन कह रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स रीजनिंग जीके सबका लोड हो रहा है, हां ये तो है। चलो नेक्स्ट, संजय क्या कह रहे हो, गुस्सा कर रहे हो क्या? इतने सारे कमेंट चलते हैं बेटा, आपने कब कमेंट चला गया होगा, देखो कितनी स्पीड में चल रहा है, मैं कैसे कैसे पढूं? निकल तो क्लास में होगा बेटा संजय, नहीं आती कौन पॉइंट से वैल्यू नहीं आएगी, आप निकाल के देख लेना बेटा। अच्छा योर सिस्टर सेलेक्टेड यूपीएसआई, वाह, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलना अपनी सिस्टर को। चलो एक बार थोड़ी सी ना हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। एक बार थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन लगाना, 8 10 से अपने आप से एग्जाम पे बना के निकाल लेना, तरीका वही है, सबका आंसर वही आएगा घूम फिर के, यही 6 तक की वैल्यू आएगी, यही sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 संकलन यही आएगा बेटा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस से ही चीजें होंगी आपकी, मैथ्स भी आपकी स्ट्रांग प्रैक्टिस से होती है तो इसमें प्रैक्टिस ही होगी, राइट।
विपिन हम देख लेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आया होगा तो ये एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर फिर भी कोई आया होगा तो हम वो अल्फा पार्टिकल वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, ऑलरेडी मैं रेडियो एक्टिविटी में करवा चुकी हूं आपको, ठीक है विपिन, इतने काय को परेशान हो रहे हो तुम? मैम जब भी मेरा सिलेक्शन होगा मैं आपको पार्टी देने आऊंगा, बहुत बढ़िया, मिठाई का डिब्बा जरूर लेके आइए। नहीं बेटा उससे बहुत पहले हो जाएगा। निवास ने एक्सप्लेनेशन लिखा, तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है इसमें, लिख तो दिया कैलकुलेटर, ऊपर ये सारी एक्सप्लेनेशन तो है, और क्या निवास ये क्या था, ये इसको एक्सप्लेन कैसे निकालते हैं ये तो बताया आपको, ये क्या था? अभी तक नोट्स बना नहीं सीखे तुम लोग ना, पता नहीं कब सीखोगे।